नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। चुनाव आयोग आज जारी करेगा बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण। एसआईआर के तहत तैयार अंतिम मतदाता सूची। मतदाता ऑनलाइन देख सकेंगे अपना नाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सेना के 3 अंगों से जुड़े राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित। कहा, भारतीय सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक। ऑपरेशन सिंदूर के लिए दी सेना को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा संघर्ष खत्म कराने की डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव का किया स्वागत। सभी देशों से की 20 सूत्री शांति योजना की पहल के लिए एकजुट होने की अपील। आस्था और हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है महाअष्टमी। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। राष्ट्रपति ने देशवासियों को दुर्गा पूजा की दी शुभकामनाएं। और आज से महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत। सह मेजबानों भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में पहला मुकाबला आज। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग आज विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद तैयार की गई नई मतदाता सूची जारी करेगा। ये नई वोटर लिस्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। साथ साथ इसकी फिजिकल कॉपी हर जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के कार्यालय में भी लोगों के लिए रखी जाएगी। राजनीतिक दलों को भी इस सूची की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। इस बार के अंतिम मतदाता सूची में करीब 7.3 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज होने की संभावना है। इनमें से लगभग 14 लाख नए वोटरों के नाम जोड़े जाने की संभावना है। वहीं इससे पहले इस साल 1 अगस्त को जारी किए गए ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 7.24 करोड़ वोटर शामिल किए गए थे। उस समय गहन जांच और पुनरीक्षण के दौरान 65 लाख नाम मृत, स्थानांतरित या फिर डुप्लीकेट पाए जाने के कारण हटाए गए थे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने बिहार समेत देश भर में बड़ा हंगामा मचाया था और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सेना के 3 अंगों से जुड़े राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं न सिर्फ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनी जाती हैं, बल्कि उनके मूल्यों और दृष्टिकोण की भी पूरी दुनिया में सराहना होती है। हमारी हर सेवा की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है, अपनी पहचान रही है। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इसके लिए मैं आप सबको और तीनों सर्विसेज के अपने सेना के अधिकारियों और जवानों को मैं बधाई देता हूं। और यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है, जब हमारी सेनाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है। यानी बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला करने में वह सक्षम हो जाती हैं और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करती हैं। साथियों, इन ऑपरेशन के दौरान भारत ने अपने एयर डिफेंस में ज्वाइंटनेस का एक जबरदस्त प्रदर्शन किया, जो डिसाइसिव साबित हुआ। इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS, जिसको इंडियन आर्मी के आकाश तीर और इंडियन नेवी के त्रिगुण के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया, और मैं मानता हूं इस सफलता का यह आधार था। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय मल्होत्रा का आज सुबह निधन हो गया है। उन्होंने 93 साल की उम्र में नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करके। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय मल्होत्रा का आज सुबह निधन हो गया। उनके परिवारजनों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी, और उन्हें सांत्वना दी। आगे बढ़ेंगे।
लद्दाख में शांति बरकरार है। लेह में आज दोपहर 2 बजे तक बाजार खुले हैं। वहीं हिंसा में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति लद्दाख भाजपा ने शोक व्यक्त किया है। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भाजपा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य गहरे दुख और पीड़ा के साथ 24 सितंबर को हुई दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा की घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हम इस दुखद घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं और समर्थन उनके और उनके परिवारों के साथ है। हम लद्दाख के सभी निवासियों से शांति और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह करते हैं। ये जरूरी है कि हम कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें या भ्रामक सूचनाओं के शिकार ना बने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष रुकवाने की अमेरिकी राष्ट्रपति की शांति प्रस्ताव की योजना का स्वागत किया है और विश्वास जताया है कि संबंधित पक्ष इसको स्वीकार करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में कहा कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप द्वारा गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के साथ साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करती है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की इस पहल के पीछे एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने और शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन की यात्रा पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कल व्हाइट हाउस में बातचीत के बाद गाजा में संघर्ष समाप्त करने की एक व्यापक योजना की घोषणा की। उसके तहत गाजा से संचालित आतंकवादी गतिविधियां बंद होंगी और गाजा पट्टी का व्यापक पुनर्निर्माण किया जाएगा। योजना में हमास के कब्जे में पड़े बंधकों की वापसी और इजराइल द्वारा हिरासत में लिए गए कुछ फिलिस्तीनियों की रिहाई का भी प्रस्ताव है। और अब बात करेंगे डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। और इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया के तमाम देशों में दिए गए संबोधन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि सिर्फ कूटनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो भारत की आवाज को दुनिया की संसदों तक पहुंचाने वाले एक मजबूत नेतृत्वकर्ता के रूप में भी सामने आए हैं। अलग अलग देशों की संसद में उनके संबोधन ने एक बार फिर ये साबित किया है कि भारत अब संवाद से आगे बढ़कर आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर बोल रहा है। मुलाकात, बातचीत, समझौते और कूटनीति से इतर दुनिया के तमाम देशों के साथ संबंधों को नया आयाम देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की छवि और उनके प्रयास काफी कारगर साबित हुए हैं। वे ऐसे नेता के रूप में भी उभरे हैं जिनके विचारों को दुनिया के तमाम देश और उनके नेता पूरी गंभीरता से सुनते हैं। पीएम मोदी के विदेशी दौरों में मेजबान देश उनके विचारों को सुनने का कोई मौका नहीं छोड़ते और यही वजह है कि वो अपनी संसद के विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए पीएम को आमंत्रित करते हैं। विदेशी संसदों को संबोधित करने का उनका यह सफर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही शुरू हो गया था। 16 जून 2014 को पीएम मोदी ने भूटान की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। यह विदेश की किसी संसद में उनका पहला संबोधन था। 4 अगस्त 2014 को उन्होंने नेपाल की संविधान सभा को संबोधित किया। 18 नवंबर 2014 को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और अगले ही दिन 19 नवंबर 2014 को उन्होंने फिजी की संसद के विशेष सत्र को भी संबोधित किया। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस, श्रीलंका और मंगोलिया की संसद को भी संबोधित कर चुके हैं। 12 नवंबर 2015 में पीएम मोदी ने ऐतिहासिक ब्रिटिश संसद में नए भारत की बुलंद आवाज को दुनिया के सामने रखा था। 25 दिसंबर 2015 में पीएम मोदी अफगानिस्तान की संसद को भी संबोधित कर चुके हैं।
पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी 2 बार संबोधित कर चुके हैं। पहली बार 8 जून 2016 को और फिर 23 जून 2023 को। प्रधानमंत्री मोदी जुलाई 2018 में युगांडा और जून 2019 में मालदीव की संसद में भारत की आवाज प्रमुखता से रख चुके हैं। 21 नवंबर 2024 में पीएम मोदी ने गुयाना में तब इतिहास रचा जब वो गुयाना की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इसी वर्ष 3 जुलाई को पीएम मोदी ने घाना की संसद को संबोधित कर इतिहास रचा। 4 जुलाई 2025 में ही 5 देशों की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद को संबोधित किया। इसी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने नामीबिया में भी संसद सत्र को संबोधित किया। Let us create a future defined not by power but by partnership. Not by dominance but by dialogue. Not by exclusion but by equity. अपने संबोधनों में पीएम मोदी दुनिया भर में शांति और सद्भाव की पुरजोर वकालत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल के अपने हर संबोधन में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने पर जोर दिया है। संघर्षों से जूझती दुनिया के लिए उनका स्पष्ट संदेश है, केवल संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल अब बढ़ने लगी है। दिल्ली में आज भोजपुरी फिल्मों के लोकप्रिय गायक और अभिनेता पवन सिंह ने बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से अहम मुलाकात की। मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह भाजपा में हैं और भाजपा में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में पवन जी भाजपा कार्यकर्ता के रूप में एनडीए के लिए सक्रिय रूप से काम करेंगे। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। किसी भी शहर को रचाने और बसाने में बड़ी बड़ी कंपनियों का और फैक्ट्रियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिहार का मधेपुरा रेल लोकोमोटिव कारखाना भी शहर की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में मधेपुरा रेल कारखाने ने एक विद्यालय का कायाकल्प कर दिया। मधेपुरा रेल इंजन कारखाने ने इस विद्यालय में स्टीम लैब बनाई और प्रशिक्षित शिक्षक भी नियुक्त किया। छात्रों की उपस्थिति बढ़ी। स्कूल इलाके के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या कुछ खास है इस विद्यालय में? हमारे सहयोगी राजेश राज ने मधेपुरा के चकला चौक स्थित इस विद्यालय का जायजा लिया और शिक्षकों और छात्रों से बात भी की है। वो देखिए। सहसा एक घड़ी के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि हम किसी अभी सरकारी विद्यालय में खड़े हैं, लेकिन ये हकीकत है कि यह एक सरकारी विद्यालय है। मधेपुरा जिले के चकला गांव का उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, जिसको यहाँ के मधेपुरा लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक इंजन बनाने वाली जो कंपनी है उसने इसको डेवलप किया है। यह जो विद्यालय है वह मधेपुरा में अपनी एक अलग पहचान रख रहा है। हुसैन साहब, आपके फैक्ट्री के द्वारा जो ये काम किया गया है, इस विद्यालय के अलावा और कौन कौन से काम किए? ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, ऐसे 7 स्कूल को हम लोग बनाने वाले हैं। हम लोग यहाँ कोचिंग सेंटर भी खोलने वाले हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। स्टीम लैब के भीतर जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो ये देखिए ये नज़ारा कि यहाँ पर जो मधेपुरा के बच्चे हैं वो आराम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। जो एनईपी के तहत जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है उसमें जो बच्चों की ज़रूरत है, जो स्किल्स की ज़रूरत है, वो हम लोग अभी से बच्चों को देते हैं। रेल कारखाने द्वारा विद्यालय को रेनोवेट किए जाने के बाद शिक्षा का स्तर जो है उसमें व्यापक सुधार हुआ है। यहाँ पर प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। हमने एक आइडिया देखे थे, स्मार्ट बेल देखे थे और उस पर काम कर रहे हैं कि हमको लगा कि नहीं हम इसमें काम कर सकते हैं, तो हमने इंस्पायर अवार्ड मानक में इस आइडिया को सबमिट किया और हमें सिलेक्शन के तहत इस इंस्पायर अवार्ड में
हमको खाता में 10,000 रुपये राशि की तहत दी गई है। हमने भी ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाया, उसको हमने अपने मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट पे लेके गया, तो वहाँ पे देखा गया कि हम प्रोजेक्ट बनाया और उसमें बहुत ही अच्छा है, तो इसको हमको प्रोत्साहित करके हमको स्टेट लेवल पे भेजा गया। मधेपुरा के इस विद्यालय का रेल कारखाने के द्वारा किया गया पुनरुद्धार न सिर्फ मधेपुरा के लिए बल्कि संपूर्ण बिहार के लिए एक नजीर साबित होगा। कैमरामैन शिव सुमन के साथ मधेपुरा बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद जाने वाली अमृत भारत ट्रेन में मुसाफिरों का उत्साह सातवें आसमान पर था जब अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही डीडी न्यूज दिल्ली की टीम के साथ विशेष बातचीत में रेल मुसाफिरों ने कहा कि ये ट्रेन आम नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतीक है, जो सामान्य बोगियों में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सुहाने सफर का भी आनंद उठा रहे हैं। इस मौके पर मुसाफिरों ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को साधुवाद किया है। हमारे सहयोगी राजेश राज ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में मुसाफिरों से विशेष बातचीत की। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में अभी डीडी न्यूज दिल्ली की टीम सफर कर रही है। ट्रेन में जो मुसाफिर सफर कर रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सामान्य बोगियों वाला यह ट्रेन गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए कितना राहत का पैगाम लेकर आया है। बिहार वासी बहुत ज्यादा खुश होंगे इस चीज के लिए, क्योंकि अमृत भारत आप समझ सकते हैं कि एक बहुत अच्छी ट्रेन है। मतलब ये आपको कम पैसे में बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब मुझे तो ये ट्रेन बहुत अच्छी लगी, स्पीड भी वाइज भी अच्छी है और कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है। ये सरकार तो अच्छी काम कर रही है, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। स्टूडेंट लोग हैं उन लोगों को भी बहुत फायदा है। जैसे पहले एसी वाला बोगी चलता था, उसमें जनरल बोगी 2 रहता था, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ रहा करती थी। ये है जो स्टूडेंट को भी फायदा करेगा और मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं उन लोगों को भी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हम लोग मुजफ्फरपुर से हाजीपुर के लिए सफर कर रहे हैं आज पहली बार इस ट्रेन से। इसमें हर सुविधा उपलब्ध है और बहुत यात्रियों के लिए बहुत कंफर्टेबल ट्रेन है, जो बैठने की सुविधा भी सबसे अलग है। आम आदमी जो गरीब है, मतलब जिसको बहुत पैसा के मतलब दिक्कत है, उसके लिए तो बहुत फायदा है, क्योंकि पहले ऐसे चलता था, उसमें 1-2 बोगी जनरल का रहता था जिसमें बहुत सारा भीड़ रहता था। इसके लिए इस जो ट्रेन है ये बहुत फायदा करेगा हम सब गरीब के लिए। अमृत भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की जो आधुनिक व्यवस्था है कोचिंग स्टॉप की, उस त्रिवेणी का एक हिस्सा है, जिसमें हम लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और ये अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई है। पुश पुल टेक्निक पर आधारित इसके रेक हैं और एक रेक में 22 कोचेज हैं। इस 22 कोचेज में से 11 कोच जो है वह अनरिजर्व क्लास का है और 9 कोच हम लोगों ने स्लीपर क्लास का रखा है इस ट्रेन में। तो यह ट्रेन जो है अपने आप में काफी बेहतरीन है। कई आधुनिक सेफ्टी फीचर्स और पैसेंजर एमेनिटीज के फीचर्स इसमें लगाए गए हैं। ये ट्रेन रवाना हो रही है, अभी हाजीपुर जंक्शन पर हम मौजूद हैं और यह ट्रेन गरीब लोग, आम लोगों की आकांक्षाओं का एक हम कह सकते हैं कि बड़ा प्रतिबिंब है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ हाजीपुर जंक्शन बिहार से राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। क्या माँ, हर बार बाजार से आते ही बिल का टोटल जोड़ने बैठ जाती हो? बेटा इस बार खर्चे नहीं बचत जोड़ रही हूँ। इस जीएसटी बचत उत्सव में दूध, घी, पनीर, बादाम, पिस्ता सब हुआ है सस्ता। इसीलिए आज तेरा फेवरेट शाही पनीर बनाऊंगी। मतलब दिवाली से पहली दिवाली? हर घर खुशहाली, जीएसटी बचत उत्सव वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपको बता दें कि देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा पर उत्साह का माहौल है। शक्ति साधना के इन 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर रहे हैं। आज महाअष्टमी के अवसर पर मां महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली के ऐतिहासिक झंडेवाला देवी मंदिर में भक्तों ने मां के जयकारों के साथ आरती की।
छतरपुर मंदिर में भी देवी की भव्य आराधना हुई, जहां सजावट और भक्ति का संगम अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। वहीं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने मां की आरती की। प्रयागराज के अलोपी देवी मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई। आज नवरात्र की अष्टमी है, मां बम्बा देवी के दर्शन करने आए हैं। ऐसे तो रोज 6:30 की कंटिन्यू आरती होती है, पर नवरात्रि में 5:30 बजे की आरती होती है, इसलिए 5:30 बजे सब भक्तजन आए हैं दर्शन के लिए। अष्टमी का दिन है महागौरी का, जो कि आज सब भक्त बम्बा देवी दर्शन करने आए हैं बड़े दूर दूर से, और 9 दिन यही चला यहाँ पे और अच्छा रहा। सब भक्त जन अच्छे ढंग से दर्शन पाए। हम लोग सुबह 5:30 बजे आरती में आते हैं और यहाँ पे अपना आरती करने के बाद अपने काम सेवा, शरबत है, पानी है, चाय है, सब कुछ पिलाते खिलाते रहते हैं लोगों को, आने वाले भक्त माँ के भक्तों को। महारानी श्री मुंबा देवी माता की, श्री जगदम्बे मात की, श्री अन्नपूर्णे मात की, बोलो द्वारका नाथ की, बोलो सच्चे दरबार की, हर 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 महादेव। झंडेवाला मंदिर में आज 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र और उपहार भेंटकर सम्मानित किया गया। ये पूजन मां के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। देखिए झंडेवाला मंदिर से डीडी न्यूज संवाददाता डॉक्टर सुयश की ये रिपोर्ट। आज महाअष्टमी का दिन है, यानी कि महागौरी की उपासना का दिन। अभी हम झंडेवाला मंदिर में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम श्रद्धालु सुबह से कतार में लगे हुए हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं और मां का स्वरूप अद्भुत है। आज लाल रंग का मां ने जोड़ा पहना हुआ है, जड़ाऊ मां ने आभूषण पहने हैं, रत्न जड़ित मां का मुकुट है, दाईं ओर काली और बाईं ओर मां शारदा विराजमान है। कहते हैं आज का दिन बेहद ही खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो 9 दिन की उपासना होती है वो कहीं ना कहीं आज श्रद्धालुओं की पूर्ण होने जा रही होती है। 9 दिन की तपस्या पूर्ण हो रही होती है। अभी यहाँ झंडेवाला मंदिर में है। आज के दिन की क्या महत्ता है और क्या आज खास पूजा आराधना अर्चना की जाती है, हमारे साथ झंडेवाला मंदिर के पुजारी जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। जय माता की पुजारी। जय माता दी। शारदीय नवरात्र का आज अष्टमी का पर्व पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन अष्ट कन्या भवेद गौरी, यानी जो है 8 वर्ष की जो कन्या होती है उसका पूजन और विधि विधान से आज किया जाता है। कई लोग यहाँ पे जो है अष्टमी करते हैं और कई लोग जो है नवमी करते हैं। अधिकांश जो है दिल्ली में बड़े बड़े शहरों में जो होता है वो अष्टमी का पर्व ही मनाया जाता है। मां झंडेवाली को लाल रंग के वस्त्र पहनाए गए हैं, उसकी कोई खास वजह पंडित? खास ये है कि देखो महागौरी है ना, तो इसलिए जो है विवाह स्त्री जो है, जिस स्त्री का भी आज के दिन कहते हैं कि शादी में विलम्ब अगर हो रहा हो तो वो जो है महागौरी की पूजा करें और शिव जी की उपासना करें तो उनकी जो है अतिशीघ्र विवाह भी होना निश्चित है। इतना सुंदर मंदिर लग रहा है, पूरा मंदिर, पूरा प्रांगण बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया है। आज का दिन बेहद खास हो जाता है। कहाँ से आई हैं आप? जी हरिनगर से। हरिनगर से दर्शन हुए? हाँ जी। वो अष्टमी पूजेंगे या नवमी? आज अष्टमी पूजी है। अष्टमी पूज कर आई हैं या जाकर? नहीं, पूज लिया मैम। पूज लिया है। कन्या पूजन हो गया? हाँ जी। हर साल ये होता है यहाँ पर कि जो कन्याएं होती हैं या महिलाएं होती हैं वो जब आती हैं तो यहाँ से मेहंदी लगाकर जाती हैं। क्या इस साल भी आपने ये व्यवस्था यहाँ की हुई? बिल्कुल, मेहंदी का तो हमारा एक नियमित कार्यक्रम बन गया है और बहनों में वो इतना पॉपुलर है कि हजारों बहनें वो इस दौरान आके मेहंदी लगवाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि इतनी अच्छी व्यवस्था जो मां झंडेवाला मंदिर में, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं और आप लोगों ने देखा कि एक कतार में लगकर आ रहे हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं हो रही। मां गौरी का आज दिन है और नवरात्रि का ये जो पर्व था, ये साधना जहाँ श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ मां की, यकीनन मां जाते जाते सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करके जाएगी। कैमरा पर्सन श्रीनिवास के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज दिल्ली। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फैक्ट चेक की। पीआईबी फैक्ट चेक की ओर से डीप फेक वीडियो अलर्ट जारी किया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक लद्दाख के पुलिस महानिदेशक डीजीपी डॉक्टर एसडी सिंह का एक डिजिटल रूप से बदला हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे दावा कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक को भारतीय रक्षा मंत्री के आदेश पर बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया था। फैक्ट चेक के बाद पीआईबी ने बताया है कि लद्दाख के डीजीपी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।
इसके साथ ही पीआईबी फैक्ट चेक की ओर से ऐसे एआई से बने वीडियो से सावधान रहने की भी सलाह दी गई है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार ऐसे वीडियो लोगों को गुमराह करने और भ्रम और दहशत फैलाने के इरादे से शेयर किए जाते हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने दर्शकों को ऐसे वीडियो से सतर्क रहने और सोशल मीडिया पर शेयर करने से पूर्व कंटेंट की हमेशा पुष्टि करने की सलाह दी है, ताकि गलत जानकारी के प्रसार को रोका जा सके। दर्शक इस तरह की गलत जानकारी को प्रसारित होने से खुद भी रोक सकते हैं। पीआईबी फैक्ट चेक को जानकारी देकर इस तरह की गलत जानकारी के प्रसार को रोकने के लिए आप मोबाइल नंबर 8799711259 या फिर factcheck@pib.gov.in पर इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। और अब बात खेल की। महिला क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में आज खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका की प्रतियोगिता के ये संयुक्त मेजबान हैं और गुवाहाटी का एसीए स्टेडियम पहली बार क्रिकेट विश्व कप मैच की मेजबानी करने जा रहा है। क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच को लेकर स्थानीय क्रिकेट प्रशंसकों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। लग रहा है क्योंकि मुझे इंडिया का गर्ल्स का टीम का जो मैच है वो हमेशा से गुवाहाटी में हो, ऐसा मुझे अच्छा चाहिए था। अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम इतना कुछ देख रहा हूँ। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेटर प्लेयर्स को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही खुशी हो रही है कि गुवाहाटी में इंडिया का मैच हो रहा है और वो भी गर्ल्स का। सो गुवाहाटी बहुत डेवलपमेंट की तरह जा रहा है और मुझे बहुत खुशी भी है कि मुझे एज अ बॉल गर्ल या फ्लैग पकड़ने का चांस मिला है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता। सो मैं बहुत खुश हूँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।